और इन बड़ी खबरों के अलावा और भी अहम खबरें आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले बात बाजार की। उतार चढ़ाव के बाद बाजार आज हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। खासकर निफ्टी लगभग 49 अंक गिरकर 22,356 पर बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में करीब 125 अंकों की बढ़त रही। बाजार का एक्शन क्या कहता है, हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा बता रहे हैं। मार्केट के अंदर आज का दिन काफ़ी बेहतर रहा और आज कंसोलिडेशन का सेकंड डे था। अगर आप देखेंगे तो मंडे का भी कंसोलिडेशन, ट्यूसडे का भी कंसोलिडेशन और सैटरडे को भी आपको मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूव नहीं मिला था। इसके पीछे दो लेसन्स हैं। पहला, फ्यूरियस बुल रन के अंदर है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही। दूसरा लेसन ये है कि मार्केट यहाँ तक तो आ गया, लेकिन इसके आगे के लिए फ्यूल चाहिए और कुछ मैक्रो पॉइंट्स जो हैं वो ठीक होने चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं, या मैं बोलूँगा थोड़े बहुत तो महंगे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एफआईज की होल्डिंग बहुत स्पीड से नहीं बढ़ रही है। एफआईज की होल्डिंग पिछले 4-5 दिनों में सिर्फ 2% बढ़ी है। कल वो 37% लॉन्ग हुआ है, तो ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आ रहा। दूसरा, अगर आप पीसीआर पुट कॉल रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो फ्राइडे का जो मूव था उसने सारे पुट कॉल रेशियोज को 1.2 के ऊपर लेके आ गया, जो कि स्लाइटली फेयर से थोड़ा ज़्यादा महंगा हो जाता है, और 1.5 पे तो ओवरबॉट हो जाता है, यानी कि ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो इसलिए बाजार थोड़े अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, और एडजस्ट करने के बाद जिस तरफ का डायरेक्शन, जिस तरफ का डाटा बनेगा उस तरफ ड्रैग करता हुआ जाएगा। मार्केट में यानी कि निफ्टी के लिहाज से 22,200 एक अहम सपोर्ट एरिया है और 22,500 टारगेट है। पिछले 2 दिन से ना तो टारगेट आ रहे हैं ना ही सपोर्ट टूट रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए 47,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और 48,000 टारगेट है जिसको अचीव करना है। तो अभी उसके बिल्कुल मिडल में है, 47,500 के आसपास हम पिछले 2 दिन से चल रहे हैं। कुछ हद तक चर्निंग भी हो रही है स्टॉक स्पेसिफिक। बैंकिंग स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा, स्पेशली कोटक, इंडसन और एचडीएफसी। इन तीनों शेयरों का अगर कॉम्बो चल गया तो फिर बहुत ही बेनिफिट होगा। तो बैंक निफ्टी जल्दी 48,000 लगाएगा। अगर इन तीनों शेयरों के कॉम्बो में से कहीं भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ेगा, बैंक निफ्टी को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। दूसरा आ जाते हैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे रिलायंस की वेटेज अभी काम करेगी और थोड़ी चर्निंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे आज आईटी तो टूट गया, तो लेकिन आज दिन था बैंकिंग का बहुत स्पीड से ऊपर आने का, वो नहीं आ पाया, या कोई और एनर्जी पैक के शेयर्स वो नहीं आ पाए। तो इसलिए मार्केट अभी थोड़ा चर्न करेगा, कंसोलिडेट करेगा। लग रहा है कल का दिन भी कुछ वैसा निकल सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हफ्ता थोड़ा छोटा है। शुक्रवार को शिवरात्रि की वजह से मार्केट की छुट्टी है, तो 2 दिन का ही ट्रेड अभी बाकी है। इस 2 दिन के ट्रेड के अंदर आपको थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा। इंडाइसेस जब तक रेंज से बाहर नहीं निकलते तब तक बड़ा पैसा बनेगा नहीं। ऑप्शंस ट्रेडर्स को राइटिंग अगर आती है तो भरपूर फायदा उठाए, अगर राइटिंग नहीं आती है तो जैसे ही इंट्राडे का मोमेंटम बनता है, बनते ही और जैसे मोमेंटम थोड़ा फेल होने लगता है वहां से प्रॉफिट बुक करके तुरंत बाहर निकल जाए। अदरवाइज नहीं तो ऑप्शंस के ट्रेड से बचना चाहिए। आई रिपीट, 20% से ज़्यादा पैसा कभी इंडेक्स में अभी मत डालिए। 40% पैसा स्टॉक्स में रखिए और रिमेनिंग करीब 40% टू 50% पैसा अपना कैश में भी रखिए, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर कोई सडन मूव डाउनफॉल का होगा तो उसके अंदर वो आपको पोजिशनिंग करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये थी बाजार की बड़ी बातें, और अब आपके सामने लाते हैं एक खास सेगमेंट। आज दिन भर कौन से 5 शेयरों में एक्शन रहा, ऐसे ही 5 का पंच लेकर आ रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, हमारा एक नया सेगमेंट है जहाँ पे हम जो है 5 स्टॉक्स होते हैं जो पूरे डे के ट्रेड में होती है, वहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्शन देखने मिलता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स देखने मिलती है, वो स्टॉक्स हम आपको चुनिंदा स्टॉक्स लाते हैं। तो हमारा सेगमेंट है 5 का पंच। सबसे पहला स्टॉक रहेगा आईएफएल फाइनेंस। 20% का गिरावट जो है दिन के ट्रेड में देखने मिला है। और याद रखिए, आरबीआई की जो डायरेक्शन आई थी कि अब जो गोल्ड लोन की जो उनकी बिज़नेस है, जो ऑपरेशंस है, उनको जो है वो बंद कर दें। एग्जिस्टिंग जो गोल्ड लोन की बिज़नेस है वो तो रहेगी, लेकिन नए बिज़नेस पे जो है रोक लगाया है। इसमें सुपरवाइजरी कंसर्न्स था जो आरबीआई ने कहा। तो उसके बाद ब्रोकिंग हाउसेज ने भी कहा कि अगर जेफरीज ने कहा कि अगर ये गोल्ड लोन बैन रहता है 9 महीने तक तो ईपीएस में लगभग 25 से लेकर 30% तक का इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। आज सुबह कॉन कॉल भी हुई जहां पे मैनेजमेंट ने कहा कि वो आरबीआई के डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं और ऑपरेशंस जो करंट है वो एज यूजुअल चलेंगे, लेकिन उनके तरफ से जो सफाई है, जो रिपोर्ट है, वो अगले 1 से 2 दिन में आरबीआई को देंगे। उसके जगह ऑफकोर्स मुथूट फाइनेंस और आपके मनप्पुरम फाइनेंस जो इनके कंपटीटर है, इन स्टॉक्स में भी जो अच्छी एक तेज़ी देखने मिली और थोड़े ब्रोकिंग अपग्रेड्स आए। दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स। यहाँ पे जो है कल इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई थी जहाँ पे वो डिमर्ज करने वाले हैं अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस, जहाँ पे उनके पीवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और जेएलआर बिजनेस आएंगे। तो यहाँ पे जो है बाजार को
थम्स अप दिया, स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली और वैल्यू अनलॉकिंग इस पे जो है पूरी फोकस रहेगी। मैक्वारी ने कहा कि अच्छी वैल्यू डिस्कवरी होगी और वही जेपी मॉर्गन ने अपनी बुल के सिनेरियो में जो है लक्ष्य को 1200 रुपये प्रति शेयर रख दिया। तीसरा स्टॉक के बारे में बात करते हैं वो है आवास फाइनेंशियर। एक बड़ी जो है डील हुई जहाँ पे लगभग 12% इक्विटी जो है एक्सचेंज किए हैंड्स और याद रखिए स्टॉक में लगभग 4 से लेकर 5% तक का गिरावट दिन के ट्रेड में देखने मिला। अब याद रखिए जो 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक रेशियो है वन ऑफ द चीपेस्ट का जो है कंपनीज़ है अपने पीएस सेट में, लेकिन याद रखिए बात चल रही है कि पी भी सेलर हो सकता है। केदारा कैपिटल का लगभग 20% से ज़्यादा का स्टेक है और स्विस बेस्ड पी प्लेयर का भी 10% से स्टेक ज़्यादा है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पे सेलर कौन था। अब चौथा स्टॉक रहेगा जो हमारे सोर्सेज से पता चला 18 स्वदेश में, वो है संवर्धना मदरसन। यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी देखने मिली थी और हमने जनवरी में भी कहा था कि उनके प्रमोटर जो है सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम जो है अपनी स्टेक बेच सकते हैं संवर्धना मदरसन में और ये स्टेक सेल जो है ब्लॉक डील के ज़रिए हो सकता है जिसका वैल्यू 4500 करोड़ रुपीज़ रहेगा। सुमिटोमो जो है और भी बातचीत करेगी, लगभग 6% स्टेक संवर्धना मदरसन में भी बिकवाली करके देख सकते हैं। आखिरी स्टॉक हमारा रहने वाला है एमाइन स्टॉक्स। हमने देखा केमिकल स्टॉक्स में थोड़ी बाइंग देखने मिल रही है, उनके वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव हुए हैं, तो 2-3 स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आई, लेकिन एमाइन स्टॉक्स हमने पकड़ा है क्योंकि हमने चैनल चेक किया। यहाँ पे हमें पता चला कि जो मेथलामाइन और एथिलामाइन है इनके प्राइसेस जो है मंथ ऑन मंथ 8 से लेकर 10% तक बढ़े हैं और वॉल्यूम्स में भी ग्रोथ आया लगभग 15 से लेकर 20% तक का। इसका मतलब ये है ये जो दोनों प्रोडक्ट है ये फिनिश्ड गुड्स हैं, तो ऑफकोर्स फिनिश्ड गुड्स के अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो कंपनी को भी बेनिफिट होगा। अब इसके कारण जो है इंपॉर्टेंटली आज स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने मिला था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जब इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है तो जो एंड यूज़र होते हैं वो जनरली फार्मा केमिकल स्पेस पे होते हैं, तो आगे जाते हुए पॉजिटिव रिएक्शन फार्मा और केमिकल स्पेस में भी देखने मिल सकता है क्योंकि एक डेटा इंडिकेटर है। तो ये 5 स्टॉक्स थे जो दिन के ट्रेड में पूरी बस किए हैं और ये हमारे 5 के पंच का सेगमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम एक अपडेट के लिए और इस पूरे एक्शन के लिए, स्कैनिंग के लिए। चले बढ़ते हैं आगे। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल कारोबार के डीमर्जर का ऐलान कर चुकी है। इसके क्या फायदे होंगे, कारोबार पर क्या असर पड़ेगा, हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा इसके बारे में पूरी जानकारी दे रही हैं। जी हाँ, बड़ा डीमर्जर प्लान टाटा मोटर्स की तरफ से, जहां पे 2 हिस्सों में कंपनी अपने बिजनेसेस को सेपरेट करेगी। एक होगा कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और दूसरा होगा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, जहां पे वो JLR, इंडिया पैसेंजर व्हीकल और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन, इन तीनों को ही क्लब करेगी। अब दोनों का कुल आय में हिस्सा देखें तो कमर्शियल व्हीकल करीब 20-22% इनकी टॉप लाइन यानी कि आय में हिस्सा रखता था और बाकी का हिस्सा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का था और साथ ही कई और सब्सिडरीज में भी टाटा मोटर्स का हिस्सा है जिसकी वैल्यू लगाते थे एनालिस्ट। अब इस डीमर्जर से होगा क्या? यहाँ पे शेयर धारकों को कंपनी ने आश्वासन दिया है कि दोनों ही सेपरेट लिस्टेड एंटिटीज में उनकी हिस्सेदारी रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे प्रोसेस में 12 से 15 महीने लगेंगे। और अब अगर हम बात करें कि अगर टाटा मोटर्स का शेयर आप 1000 रुपए का देखते हैं तो इसमें दोनों की भागीदारी कितनी होगी? तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, जो कि एनालिस्ट के हिसाब से जो उन्होंने आकलन लगाया है, जिसको हम SOTP वैल्यूएशन बोलते हैं, सम ऑफ द पार्ट्स, यानी अलग अलग जो डिविजन्स है उनकी वैल्यू किस तरीके से लगाते हैं, तो 1000 रुपए से में आप मान लीजिए कि 1/3 जो वैल्यूएशन है यानी 250 से 300 के बीच में ये कमर्शियल व्हीकल बिजनेस की वैल्यू आती है। बाकी की वैल्यू करीब 750 के आसपास ये पैसेंजर व्हीकल की वैल्यू आती है, जिसमें JLR भी एक अहम हिस्सा है। अब अगर एनालिस्ट की माने तो उनका कहना है कि जी हाँ, ये एक पॉजिटिव खबर है। इससे होगा ये कि दोनों बिजनेसेस जब सेपरेट हो जाएंगे तो कंपनी के पास क्लियर फोकस रहेगा। जो कैश पैसेंजर व्हीकल लेकर आ रही है वो उसको वहां पे स्पेंड करेंगे, जो कमर्शियल व्हीकल लेकर आ रही है वो उसको स्पेंड करना पसंद करेंगे उसी डिवीजन में। दूसरी बात यह है कि जहां पे कंपनी कह रही है कि आने वाले समय में जो वैल्यूएशन गैप है, जैसे कि मारुति और पैसेंजर व्हीकल टाटा मोटर्स के डिवीजन को ले ले तो इनमें काफ़ी गैप था क्योंकि JLR में काफ़ी दिक्कतें थी, तो वो वैल्यूएशन गैप कम होता हुआ नजर आएगा। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में टाटा मोटर लीडर है। अशोक लेलैंड और कमर्शियल व्हीकल टाटा मोटर्स डिवीजन की जो वैल्यूएशन है वहां पे बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, पर क्योंकि ये एक साइक्लिकल बिजनेस है तो कमर्शियल व्हीकल में कोई सुधार होता है तो यहाँ पे भी वैल्यूएशन री रेटिंग की कुछ गुंजाइश रहेगी।
अभी के लिए एनालिस्ट का कहना है कि क्योंकि इस पूरे मर्जर में काफी समय है तो फिलहाल वो कोई भी चेंज नहीं कर रहे अपनी रेटिंग्स या अपने टारगेट प्राइस में। पर जी हाँ, वो इसे पॉजिटिव खबर जरूर मान रहे हैं क्योंकि अभी इस पूरे प्रोसेस में वक्त है। कई सारे बिजनेसेस आने वाले समय में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस कैसे परफॉर्म करता है, प्राइजेस को लेकर क्या अनाउंसमेंट्स आती हैं, इनमें अभी वक्त है, समय लगेगा। पर फिलहाल के लिए कोई भी रेटिंग में बदलाव नहीं है, पर एनालिस्ट इस खबर को पॉजिटिव जरूर मान रहे हैं। क्या करेंगे सृष्टि आपका, और टाटा मोटर्स के डी मर्जर का कारोबार को कितना फायदा होगा, इस पर एक विश्लेषण कर रहे हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। पिछले 3-4 साल की बात करूं तो टाटा मोटर विल गो डाउन एज अ कंपनी जिसने कमाल का टर्न अराउंड करा है जी, कमाल का टर्न अराउंड। कोविड के पीक में इसकी मार्केट कैप 40-50 हज़ार करोड़ हो गई थी, सिर्फ 40-50 हज़ार करोड़। डेट था, किसी को कुछ नहीं पता था टर्न अराउंड कैसे करेगा, मगर आज देखिए ये कंपनी एक नेट डेट फ्री होने की बात कर रही है, कैश फ्लो पॉजिटिव हो चुकी है और अब ये अपने 2 बिजनेसेस को अलग करके उनको खड़ा करने की बात कर रही है। यानी कि कितनी ज़्यादा विजिबिलिटी दिख रही है इस कंपनी में। देखिए क्या क्या कमाल और धमाल हुआ है। ईवी के अंदर इनके पास कुछ मार्केट शेयर नहीं था, वहाँ पर आए और वहाँ पर इन्होंने गाड़ियाँ निकाली। पीवी के अंदर जो मार्केट शेयर था वो 5% से कम था। सबने बोला जी ये कंपनी इंडिगा बनाती है और ये ट्रक्स तो इंडिगा ही बनाती रहेगी, कुछ नया नहीं कर पाएगी। इन्होंने बेहतरीन मॉडल निकाले और ईवी में अपना वर्चस्व लगाया। तो कुल मिला के 12 से 18 महीने में आपको 2 शेयर मिलेंगे और जिनकी मार्केट की तुलना अगर आप देखें, पीवी को मारुति या महिंद्रा से कंपेयर करें, सीवी को अशोक लेलैंड से कंपेयर करें, तो मुझे लगता है कि सम ऑफ पार्ट को लेकर के आने वाले 12 से 18 महीने में इसकी वैल्यूएशन बढ़ सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नकली और खराब कॉस्मेटिक्स पर सरकार की पैनी नजर है। सोमवार को कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ उपभोक्ता मंत्रालय ने एक बैठक भी की और सरकार ने फेक कॉस्मेटिक्स के खिलाफ एक्शन लेने की पूरी तैयारी कर ली है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। बड़ी खबर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। सूत्रों की माने तो सरकार जल्द ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लेकर के गाइडलाइन सामने ला सकती है। इसके जरिए मकसद यही है कि फिलहाल बाजार में जो सस्ते और घटिया क्वालिटी के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं उस पर नकेल कसना, उसको रोकना, साथ ही साथ जो नकली प्रोडक्ट बाजार में सर्कुलेट हो रहे हैं कॉस्मेटिक के अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग आइटम, उस पर भी रोक लगाना। इसको लेकर के जितने भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो स्टेक होल्डर हैं, इनके साथ में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने एक बैठक की है। बैठक में चर्चा इसी बात की गई है कि कैसे इन नकली प्रोडक्ट पे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो कॉस्मेटिक आइटम है इस पर कैसे रोक लगाई जा सके और गाइडलाइन बहुत जल्द लाई जा सकती है। आपको बता दें कि इंडिया में एक एस्टिमेट ये है कि जो कॉस्मेटिक आइटम या प्रोडक्ट है इसका जो टोटल मार्केट है वो करीब करीब 1.40 बिलियन डॉलर का है और अगले 4 से 5 साल में ये करीब करीब $2.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में सरकार का मत है कि अगर सब स्टैंडर्ड या नकली क्वालिटी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे रोक लगाई जाती है तो ये इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी हद तक फायदेमंद साबित होगा। आपको बता दें कि जो बैठक हुई थी उसमें इस पर भी चर्चा की गई कि क्यों ना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे QR कोड अनिवार्य कर दिया जाए ताकि जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वो स्कैन करके उस प्रोडक्ट के बारे में हर ज़रूरी जानकारी हासिल कर पाए। तो एक अहम चर्चा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के साथ में संभवतः इसको लेकर के गाइडलाइन या जो ड्राफ्ट गाइडलाइन है वो बहुत जल्द जारी होगी। सरकार की कोशिश यही है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस तरीके के नकली और घटिया प्रोडक्ट पर रोक लगाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। हमने आपको बताया था कि रेलवे सफर के दौरान आप स्विगी से खाना ऑर्डर कर पाएंगे और अब इसी हफ्ते से 4 रेलवे स्टेशनों से इस सर्विस की शुरुआत हो जाएगी। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने इसी सिलसिले में खास बातचीत की IRCTC के CMD संजय कुमार जैन से। पार्टनरशिप विद स्विगी, व्हाट इट मींस टू IRCTC, ये सर्विस क्या होगी एंड हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट द रेल ट्रैवलर्स? For us, we will be able to provide an additional platform for the passengers to get their optional meals on their way on board. ओके सर, शुरुआत कितने स्टेशन से कैसे कर रहे हैं? कोई पैसेंजर है तो उसका लाभ कैसे ले सकता है? लार्जली ये सेवा के बारे में आप बताइए सर। ये बेसिकली 4 जगह में स्टार्ट करेंगे इस वीक में, जैसा कि स्विगी ने हमें बताया है, और फिर धीरे धीरे इसको 59 स्टेशन पे विदिन 6 मंथ्स लेके जाएंगे। और इसमें कोई भी पैसेंजर अपनी सीट के कंफर्ट में बैठ करके
एक ऑर्डर प्लेस कर सकता है और स्विगी की सहायता से जो भी उनको पसंद है, जिस भी रेस्टोरेंट का उनको एन रूट कहीं खाना लेना है, तो वो अगर हमें ऑर्डर बुक करता है तो स्विगी की सहायता से हम उनको पहुंचाएंगे। What is the current number of the e-catering per day average booking, what it is, and you have taken a massive target to reach to 1 lakh number, where are we standing, sir? अभी हम लोग 60,000 पर डे मील्स ई कैटरिंग के थ्रू दे रहे हैं और लाख नंबर विल रीच सून। Okay. Sir, catering is an important arm of IRCTC. In terms of revenue, where do we stand? Or also, if you are in talks with some other players to expand the base, if you can share some plans related to the same, sir. You see, numbers I don't want to discuss. Okay, okay. But generally, you can understand the catering business is ever growing business. And if you see our last 9 months also and last quarter also, this was the highest ever revenue and profit both for the company during the last 9 months. Okay. Sir, चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सोने की सुपर रफ्तार की। सोना फिर से नए शिखर पर पहुंच चुका है। क्या है इस तेजी की वजह और निवेशकों को क्या करना चाहिए, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी विश्व मोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वामन हरी पेठे ज्वेलर्स के डायरेक्टर आशीष पेठे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा अपने सहयोगी विश्व मोहन के पास। विश्व मोहन, बताएं, ये तेजी, ब्रोकरेज की रिपोर्ट, एनालिस्ट का नजरिया, ये सारी चीजें किस ओर इशारा कर रही हैं सोने की सुपर रफ्तार को देखते हुए? देखिए, सोने चांदी की अगर तेजी की बात करें तो ये फरवरी का जो लो था वहां से देखिए 14 फरवरी को जो लो बनाया था वहां से करीब करीब 3,000 से 3,200 रुपए तक की तेजी सोने में आ चुकी है। जबरदस्त तेजी। अब अक्टूबर 2023 से अगर आप तुलना करें तो 7,000 रुपए, करीब करीब 7,500 रुपए की मजबूती सोने में आ चुकी है। तो एक तरफा रैली यहां पर कह सकते हैं और ये जो रैली शुरू हुई है पिछले हफ्ते से शुरू हुई है और जबरदस्त तेजी के मूड में है। इसमें हमने बड़े ब्रोकरेज हाउसेस से 10 बड़े ब्रोकरेज हाउसेस से जानना चाहा कि 2024 के बाकी बचे हुए 10 महीने में किस तरह की तेजी रहेगी, कहां तक टॉप बना सकता है सोना। तो ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि 67,000 से 69,000 तक, और 10% ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे भी थे जिनको लगता है कि इस साल सोना 70,000 रुपए तक भी जा सकता है। तो इस तरह की तेजी, क्यों ये तेजी आई है, तो इसके पीछे 5 बड़ी वजह है। एक तो ये है कि जितने भी बड़ी इकॉनमी है यूएस, यूरोप और चाइना को लेकर वहां पर माइल्ड रिसेशन की संभावना है। साथ ही सेंट्रल बैंकों की खरीदारी अच्छी है। चाइना में जिस तरह के 2024 को लेकर ग्रोथ का टारगेट दिया गया है वो भी पिछले साल के आसपास है, तो वहां भी अनसर्टेनिटी है। साथ ही हेज फंड्स की बाइंग अच्छी हो रही है, हाजिर डिमांड भी अच्छी है और एक कंसोलिडेशन के बाद जो ये तेजी आई है उससे फायदा मिल रहा है। तो ये पूरी वजह है जिससे हम सोने में रैली देख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोने में तेजी नजर आ रही है। चलिए अब चर्चा में शामिल करते हैं आशीष पेठे जी को, डायरेक्टर हैं वामन हरी पेठे ज्वेलर्स से। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। अक्सर जब सोने की बात आती है, सोने में रफ्तार की बात आती है, तो ये जिक्र होता है कि सोने में निवेश या सोने में जो एक तरह की दिलचस्पी है वो अनसर्टेन सिचुएशन में ज़्यादा बढ़ती है। फिर भी ये जो रफ्तार है, इसे किस तरह से आप इसका आकलन कर रहे हैं? हमें ये देखना होगा कि पिछले 6-8 महीनों से जो सोने का मूवमेंट आ रहा था, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे जो सोने के लिए नेगेटिव थे, लेकिन सोना उसको रिएक्ट नहीं कर रहा था। $2,000 का जो बेस बनाया था उसको तोड़ नहीं पा रहा था। तो जो स्ट्रेंथ, इनहेरेंट स्ट्रेंथ सोने का था वो अच्छा दिख रहा था। और अभी जो हमें थोड़े थोड़े कोई भी ट्रिगर नजर आ रहे हैं जिसमें सोने के लिए पॉजिटिव न्यूज है, तो उसको तुरंत सोना रिएक्ट कर रहा है क्योंकि इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा तो बॉन्ड की सेलिंग कम होने की संभावना है, या पीसीई का इंडेक्स नीचे जा रहा है, या बैंकिंग का क्राइसिस आ रहा है, या पूरे वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक्स का बाइंग कंटिन्यूस सेकंड ईयर में भी 1000 टन के ऊपर रहा है। तो ये, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो है ही, वो कम होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये सब अंडरलाइंग फैक्टर्स होते ही कोई भी अगर गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज आता है तो गोल्ड स्पाइक कर देता है। और वही हमने देखा कि पिछले हफ्ते में जो भी न्यूज आई इट वाज पॉजिटिव फॉर गोल्ड, और 3 दिन में हमने $100-150 की रैली देखी। तो ये एक्सपेक्टेड था और उससे रिटेल में थोड़ा फर्क आया है।
बट जो इन्वेस्टर्स है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उसमें 2 तरह के लोग होते हैं कि जो जब प्राइसेस तुरंत बढ़ जाती है तो थोड़ा सेलिंग कर लेते हैं। लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि जो कॉमन इंडियन कंज्यूमर है, उसके मन में ये सोने की प्राइसेस जब भी बढ़ती है, उसका सोने की तरफ रुझान या सोने पे कॉन्फिडेंस उल्टा दुगना बढ़ता है। तो सोने का भाव बढ़ने से सेलिंग अभी ज़्यादा नहीं आती है, उल्टा थोड़ा इन्वेस्टमेंट डिमांड आ जाती है। आज मुझे दफ्तर में भी एक मेरे कलीग पूछ रहे थे कि सोने की तेजी को लेकर इतना एक्साइटमेंट क्यों है। तो मैं बोला कि एक्साइटमेंट इसलिए है कि हर किसी के पास सोना होता है, गिरावट में किसी को एक्साइटमेंट नहीं रहता और कोई पूछते भी नहीं, लेकिन तेजी में लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा देश में जिसके पास घर में सोना ना हो, यही वजह है। तो इस भाव पर आप जैसा कह रहे हैं कि लोगों की खरीदारी अभी भी बनी हुई है, क्या लग रहा है किस तरह के टिकट साइज की बाइंग ज्यादा हो रही है आपके स्टोर्स में? नॉर्मली टिकट साइज लगभग 40 से 60,000 के बीच में रहता है, जो रेगुलर बाइंग होती है। तो कस्टमर का जो वॉलेट साइज रहता है, उसमें तो ज़्यादा सोने का भाव ऊपर नीचे होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो थोड़ा अपना परचेज़िंग टेम्पर डाउन करता है, जिसको 12 ग्राम लेना है वो 10 ग्राम लेता है, 100 ग्राम लेना है वो 80 ग्राम लेता है। लेकिन उसका जो टिकट साइज है, समझो 1 लाख रुपए का उसको चीज़ लेना है, तो 1 लाख 5,000 10,000 में वो चीज़ खरीद लेता है। सो टिकट साइज धीरे-धीरे बढ़ता है जैसे प्राइस बढ़ती है, और ग्राम्स में उसका परचेज़ स्लाइटली कम होते रहता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आप ट्रेंड देखेंगे तो टिकट साइज धीरे-धीरे बढ़ते ही जा रहा है, और इन सर्टेन सेक्टर्स वो लगभग 1 लाख रुपए तक टिकट साइज गया है। आशीष जी, इस चर्चा को हम चूंकि इस बुलेटिन में इससे आगे नहीं ले जा सकते, थोड़ी समय की पाबंदी है, लेकिन ये चर्चा जरूरी है, इसलिए हम अगले शो में, यानी आपसे बस थोड़ी देर बाद 5:30 बजे के शो में फिर से हम जुड़ेंगे, विश्वमोहन आपके साथ जुड़ेंगे और इस चर्चा को थोड़ा और इसके पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे शो में समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस खास विश्लेषण के लिए। और यहाँ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपको एक